नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प और रोजमर्रा की कहानी पर बात करेंगे। कीमतों की धड़कन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई। अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्द सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं, लेकिन सच मानिए ये सीधे हमारी जेब और हमारी थाली से जुड़े हुए हैं। आज हम मिलकर इस पूरी कैलकुलेशन को इस तरह डिकोड करेंगे कि यह बिल्कुल आसान और जाना पहचाना लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं और महंगाई मापने के इस सबसे जरूरी तरीके की गहराई में चलते हैं। जरा एक आम परिवार के महीने भर के राशन वाले थैले की कल्पना करते हैं। एक ऐसा थैला जिसमें हर महीने बिल्कुल वही तयशुदा जरूरी चीजें भरी जाती हैं। हम सभी के घर में महीने की शुरुआत में ऐसी ही एक लिस्ट बनती है ना। जब हमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है तो उसकी सबसे सच्ची और जमीनी शुरुआत इसी साधारण से घरेलू थैले से होती है। इस थैले में रखा हर एक सामान हमें बताता है कि असल जिंदगी में कीमतें किस तरह से बदल रही हैं। तो आइए इस खास थैली के अंदर थोड़ा झांक कर देखते हैं। इसमें हमने जानबूझकर 3 बहुत ही आम और रोजमर्रा की चीजों को रखा है। 5 किलो बासमती चावल, 2 लीटर सरसों का तेल और महीने भर की थकान मिटाने के लिए बस एक सिनेमा की टिकट। अब सवाल ये है कि यही 3 चीजें क्यों? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती से हमारी बेसिक जरूरतों को कवर करती हैं। हमारा मुख्य भोजन, खाना पकाने की बुनियादी जरूरत और जिंदगी में थोड़ा सा मनोरंजन। चावल और तेल तो हर भारतीय रसोई की धड़कन है और कभी कभार फिल्म देखना उस सुकून का प्रतीक है जिसकी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबको जरूरत होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। मान लेते हैं कि 2024 में, जिसे हम अपना बेस ईयर या शुरुआती साल मान रहे हैं, इन तीनों चीजों को खरीदने का कुल खर्च 800 रुपए था। लेकिन जब हम 2026 के करंट ईयर यानी वर्तमान वर्ष में आते हैं तो उन्हीं चीजों की कीमत बढ़कर 960 रुपए हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि थैले के अंदर का सामान बिल्कुल नहीं बदला है। चावल की मात्रा वही 5 किलो है, तेल की बोतल भी वैसी ही है और सिनेमा की टिकट भी एक ही है। लेकिन समय के साथ उन्हें पाने की कीमत धीरे धीरे बढ़ गई है। बाजार से लौटते वक्त अक्सर यही तो महसूस होता है कि उतने ही पैसों में अब पहले से कम सामान आता है। इस बदलाव को एक सटीक और आसान नंबर में बदलने के लिए अर्थशास्त्र में एक बहुत ही सिंपल सा गणित इस्तेमाल होता है। अगर हम आज की लागत यानी 960 को पुरानी लागत यानी 800 से डिवाइड कर दें और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक बहुत ही क्लियर इंडेक्स नंबर मिलता है और वो नंबर है 120। देखिए, ये कोई मुश्किल रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, बस एक साधारण सी कैलकुलेशन है। ऐसे नंबर निकाल लेने से अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े उतार चढ़ावों को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है और इसके लिए किसी को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की जरूरत भी नहीं है। तो अब इस 120 वाले नंबर का असल जिंदगी में मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस खास जीवन शैली के लिए जीवन यापन की लागत या कॉस्ट ऑफ लिविंग में 20% की वृद्धि हुई है। सरल शब्दों में कहें तो जो लाइफस्टाइल पहले थी, बिल्कुल उसी आराम और उसी स्तर को बनाए रखने के लिए अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। यानी सिर्फ वही खड़े रहने के लिए जहां हम पहले थे, घर के बजट को थोड़ा और खींचना पड़ेगा। ये इंडेक्स नंबर असल में महंगाई को कागजों से निकालकर सीधे हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ देता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये एक घर के राशन वाले थैले से निकलकर पूरे देश तक कैसे पहुंचता है। हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ एक बहुत ही अहम संस्था है। ये पूरे भारत के हजारों शहरों और गांवों में फैले सामानों और सेवाओं के एक बहुत बड़े ग्रुप पर लगातार नजर रखती है। पूरे देश की इस आर्थिक धड़कन को सही से मापने के लिए 2012 को एक ऑफिशियल बेस ईयर माना गया है। यह बेस ईयर एक तरह से लंगर या एंकर का काम करता है। इसी के आधार पर भविष्य में आने वाली महंगाई की सभी लहरों को मापा जाता है ताकि देश के खर्चों का एक बिल्कुल सटीक और बैलेंस्ड चित्र सामने आ सके। अब जरा खर्चों के बंटवारे पर गौर करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर चीज की अहमियत एक बराबर नहीं होती। इस राष्ट्रीय सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों जैसे कि हमारे टमाटर, प्याज और आलू को लगभग 46% का भारी भरकम वेटेज या महत्व दिया गया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में एक औसत घर के लिए खाने पीने का इंतजाम करना ही आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेता है। भोजन हमारी सबसे पहली जरूरत है ना? इसके बाद जाकर आवास, कपड़े, ईंधन और शिक्षा जैसे खर्चों का नंबर आता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था की बिल्कुल साफ तस्वीर देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि खाने पीने की चीजों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक विरोधाभास देखने को मिलता है।
अक्सर ऐसा होता है कि एक खराब मॉनसून खेती किसानी पर भारी पड़ जाता है और सीधे खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ा देता है। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि भले ही शेयर बाजार तेज़ी से भाग रहा हो या हमारी इंडस्ट्रीज बहुत शानदार काम कर रही हों, फिर भी एक आम इंसान के लिए घर चलाने का खर्च बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्से कई बार बिल्कुल अपनी अपनी धुन में चलते हैं। कारखाने भली दिन रात चल रहे हों, लेकिन अगर बारिश कम होने से खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई तो सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे ही, और इसका सीधा असर हमारी रसोई के बजट पर पड़ेगा। देश की कीमतों की इस नब्ज को समझना असल में हमें बहुत सशक्त बनाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। जैसे कि जब नौकरियों में सैलरी बढ़ती है या महंगाई भत्ते यानी डीए का कैलकुलेशन होता है, तो इसी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों की कमाई बढ़ती हुई कीमतों से कदम मिला सके। इसके अलावा कहीं पैसे इन्वेस्ट करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उससे मिलने वाला रिटर्न इस महंगाई की दर को हर हाल में पीछे छोड़ दे। और तो और जब हम घर का बजट बनाते हैं तो यही इंडेक्स हमें बताता है कि कौन से खर्च आसमान छू रहे हैं। इससे हमें अपनी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति को और भी गहराई से समझने में मदद मिलती है। अब सबसे अहम बात, आर्थिक स्थिरता लाना सिर्फ सरकारों या पॉलिसी बनाने वालों का काम नहीं है। ये असल में एक बेहतरीन पार्टनरशिप है। एक तरफ जहां सरकार और रिजर्व बैंक बड़े स्तर पर काम करते हैं, जैसे सप्लाई चेन को ठीक रखना, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और रेपो रेट को एडजस्ट करके महंगाई को कंट्रोल में रखना, वहीं दूसरी तरफ हम आम लोग भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कैसे? बहुत ही समझदारी से खरीदारी करके, अपनी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर, और सबसे ज़रूरी बात, बाजार में किसी सामान की कमी की अफवाह उड़ने पर घबराहट में पैनिक बाइंग या सामान इकट्ठा करने से बचकर। ये छोटे छोटे कदम अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही स्थिर और शांत दिशा दे सकते हैं। ये एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जो पूरे देश को मजबूती देता है। समय के साथ पैसों की वैल्यू में जो ये लगातार बदलाव आता है, इसे गहराई से समझ लेने से संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा भरोसा मिलता है। जब ये बात एकदम साफ हो जाती है कि अर्थव्यवस्था की धड़कन काम कैसे करती है, तो आर्थिक फैसले कई ज्यादा शालीनता और सूझबूझ के साथ लिए जा सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कीमतों के इस उतार चढ़ाव और अर्थव्यवस्था की इस धड़कन का ज्ञान भविष्य में हमारे घरों के बजट बनाने के तरीके को और हमारे सपनों को कैसे एक नया, सुरक्षित और मजबूत आकार दे सकता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी से भरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।